के बारे में। तो सेकंड जो हमारा पोर्शन है या फर्स्ट पोर्शन है जो भी, तो सेमीकंडक्टर वाला हिस्सा आसान है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेटल को किस तरह से या फिर मैटर को किस तरह से उसके प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया कुछ मॉडल ला करके। तो इसमें से पहला जो अप्रोच था मटेरियल को या मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ड्यूड के द्वारा लाया गया था, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ये ऐसा नाम क्यों है, हम लोग जो उसका अभी मॉडल पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मिस्टर ड्यूड के द्वारा, जो पी ड्यूड के द्वारा, जिस तरह से हम लोग डी ब्रोगली पढ़ते थे उसी तरह से साइंटिस्ट ड्यूड, तो मिस्टर पी ड्यूड के द्वारा ये प्रपोज किया गया थ्योरी था, जो 1900 में लाया गया था। तो ये पहला ऐसा थ्योरी था, जो यह मॉडल था जो इस दिशा में काम करने के लिए लाया गया था, जो मेटल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हो। देखेंगे कि ये मॉडल जो है फेल कर गया, मैक्सिमम चीज़ों को जो एक्सप्लेन करने का जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थ्योरी। लेकिन इसको इसलिए फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस क्षेत्र में, इस डायरेक्शन में पहला थ्योरी था जो प्रयास किया गया मेटल के प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। मेटल के प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारा इसमें कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और सुपर कंडक्टिविटी, जो भी मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, उसको स्टडी करना। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ये थ्योरी क्या था, थ्योरी में क्या माना गया और किन किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर पाया और किन किन चीज़ों को नहीं कर पाया। तो इस थ्योरी में ज़्यादातर मैथमेटिकल चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाई थी प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए हम उसके मैथमेटिकल पोर्शन को उतना नहीं देखेंगे और ना ही हमें इसकी आवश्यकता है। तो जैसा एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरीज के मेन एजम्पशंस को आप लिखिए, जो कि शॉर्ट आंसर में आता है, या फिर 7 नंबर 14 मार्क्स का है तो उसमें से 7 मार्क्स का ये रहेगा, 7 मार्क्स का कोई और कुछ पूछ लेगा। तो हम लोग सिर्फ इसका ये थ्योरी क्या है, इसका मेन एजम्पशन क्या है, क्या माना गया इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए, और ये कहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सफल रहा, कुछ पॉइंट्स को, और किन किन बड़े चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये छोटा चीज़ है, बस हम 5 मिनट में इसको निपटा देते हैं। तो proposed by Drude to describe properties of matter. देखिए थोड़ा मैं इसलिए फास्ट बढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना, तो ज़्यादा मैथमेटिक्स है और ना दिमाग लगाने के लिए कुछ ज़्यादा क्वांटम मैकेनिकल चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा जो बात बोले उसी को थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख देते हैं और कुछ नहीं। तो इसमें कुछ ऐसा जैसे कि कोई थ्योरी डेवलप की जाती है तो कुछ चीज़ें मानी जाती है कि ऐसा इस क्योंकि मेटल के अंदर क्या है वो आप देख नहीं रहे हैं, तो कोई देख रहा है, तो कुछ आइडिया लगाया जाता है कि ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जो आप मान लिए हैं कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर होता होगा, उसी को एजम्पशंस कहते हैं। और वो एजम्पशन के बाद जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको लिंक करके आप एक नया मॉडल डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को इन्होंने माना कि ऐसा कुछ होता होगा उसके अंदर, और उसके बाद जो भी प्रेजेंट थ्योरी था फिर उसका इस्तेमाल करके उन्होंने आगे बढ़ा, जो कि ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन देखते हैं कि ये मेन एजम्पशंस क्या था। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा पहला मुख्यतः हम 5 एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे, 5 छोटे छोटे एजम्पशन दिए गए थे। तो पहला एजम्पशन था कि जो मेटल बना हुआ है वो पॉजिटिव आयन कोर के द्वारा बना गया और साथ ही साथ वायलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट पढ़ते थे हम लोग 12th क्लास में या 11th क्लास में, तो उसमें बताया जाता था कि मेटल के रिपीटेड अरेंजमेंट से हमारा ये सब बना हुआ, जो भी लिक्विड सॉलिड गैस। ये अलग बात है कि अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में
कितना स्टेबिलिटी है एटम का वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारा एटम एक प्रॉपर वे में अरेंज है। तो एटम अरेंज है, वहाँ बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में ऑर्बिट्स में रोटेशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। एलिप्टिकल कर रहे हैं नहीं, माना जाता है कि सर्कुलर कर रहे हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। तो ड्यूड का मानना था पहला एजम्पशंस में कि जो हमारा एटम मेटल जो बना हुआ है वो आयन कोर के द्वारा बनाया गया है, जो कि एटम के अंदर अगर मान के चलें कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एटम हो जाएगा, और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी तो उस आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक नेगेटिव चार्ज आयन माना जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलकर बना हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो पहला एजम्पशन ये था। देखिए बहुत सारे एजम्पशन आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो गलत है, लेकिन उस समय बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था, इसलिए वो चीज़ें एज इट इज लिखेंगे। लेकिन आज हमको जानकारी है तो भले लगेगा कि ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है वो तो गलत है, तो बेशक थोड़ा थोड़ा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, फिर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को मतलब हिस्ट्री आप मान सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स फिजिक्स के क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिजिक्स है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे तो आपके दिमाग को खट गया कि ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो ऐसा माना था और हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या क्या माना था, उसका असम्पशंस क्या था। जस्ट एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन बातों को लिख रहे हैं, बस इतना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ये सब के बारे में देखते हैं। तो जब से बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एजम्पशन था कि दूसरा एजम्पशन माना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में ट्रेवल करेगा तो आयन कोर के साथ जो इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन और उन आयनों के बीच, वो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का बेसिक मतलब जानते हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। इस एक्सटर्नल एजेंट को एक चार्ज इन्फिनिटी से उस चार्ज के सराउंडिंग में लाने में जो किया गया काम था, वो अगर सिंगल चार्ज के बारे में बात करेगा तो वही पोटेंशियल होता था। तो इलेक्ट्रॉन अगर उस मटेरियल के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो आयन कोर के साथ वो इंट्रैक्शन महसूस करेगा, तो वो इंट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल कैसा होगा, उन्होंने कैसा माना कि कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट मतलब जहाँ भी जाएगा एक समान वो पोटेंशियल फेस करेगा या महसूस करेगा। ओके, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उस कांस्टेंट के वैल्यू को, जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कांस्टेंट सी का वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या माना गया 0। पोटेंशियल एक कांस्टेंट है यहाँ पर इस केस के लिए माना गया, तो उस कांस्टेंट के वैल्यू को 0 माना गया। ऐसा किस लिए? कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा समझ सकते हैं ना कि ऐसा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी एटम में, मटेरियल में, जो भी आयन कोर है उसके साथ किसी तरह का कोई इससे मतलब नहीं है, कोई हाई हेलो नहीं, डायरेक्ट वो
मतलब नजरें झुका है, पलकें झुका है, वो गुजर जा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो ड्यूड माना था ऐसा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सबको किसी से मतलब नहीं, कितना ताड़ रहा है ये सब अगल बगल वाले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बस चले जा रहा है, समझ रहे ना। तो ऐसा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, इसलिए फेल कर गया। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ई से दिखाते हैं। तो टोटल एनर्जी हम दिखाते हैं किसी भी सिस्टम का या ऑब्जेक्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी मोशन के कारण जो एनर्जी है वो, प्लस इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी है वो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगा पूर्ण रूप से मोशन के कारण जो एनर्जी होगा वो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी होगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण ही एनर्जी होगा। तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, किसी तरह का इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, सराउंडिंग में कोर आयन कोर है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा उसी टाइप का बिहेव कर रहा है जिस तरह से हम लोग आइडियल गैस में, परफेक्ट गैस में पढ़ते थे कि हमारा एटम या गैस मॉलिक्यूल, गैस का एटम या गैस का मॉलिक्यूल जिस तरह से वो बिहेव करता है, सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं, बगल में एटम है, गैस का मॉलिक्यूल है, उससे किसी तरह का इंट्रैक्शन वो फील नहीं करता था, कंसिडर मतलब अनुभव नहीं करता था। तो उसी तरह से हमारा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, जो कि ड्यूड के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए हमारा जो ये थ्योरी में, जो थ्योरी का नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, यानी इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह, परफेक्ट गैस की तरह। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो इस पॉइंट को लिखिएगा कि the behavior of electron that's why this model is known as free electron gas model। ठीक है, और ये किस तरह के स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। जैसे कि देखिए, हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो वहाँ पर उस टाइप के पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना किसका इनकम है, कितना मर रहा है, कितना पैदा हो रहा है। इस तरह के हम को जो लार्ज नंबर पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स लाते हैं। तो उसी तरह से जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है या पार्टिकल है, तो उसके मैकेनिक्स को समझने के लिए हम फिजिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो वहाँ पर गैस के नेचर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से है गैस, वो बोसॉन नेचर का है, फर्मियन नेचर का है, क्लासिकल गैस है, उसके आधार पर
अलग अलग स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे गैस जो आइडियल हो, उनके बीच जो मतलब अगर दो गैस को अगर रिप्लेस कर दें और उनमें कोई तरह का भेद नहीं किया जा सकता है और उनके बीच में किसी तरह का इंट्रैक्शन ना हो, तो इस तरह के गैस को क्लासिकल गैस कहते हैं। और उस गैस पर जो मैथमेटिक्स अप्लाई होता है उसके बिहेवियर या नेचर को स्टडी करने के लिए उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक गैस की तरह बिहेव कर रहा है, परफेक्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पर कि आजू बाजू के पड़ोसियों से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस मॉडल में उसको जो मैथमेटिक्स अप्लाई किया गया वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया गया। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा अप्लाई किया गया? क्योंकि इसमें कंसीडर किया गया हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक गैस की तरह बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि देयर इज नो इंट्रैक्शन और रिपल्सन सीधे लिखते हैं। तो अगर मेटल में क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो पहला एजम्पशन लिया गया था कि इलेक्ट्रॉन और आयन कोर के बीच में किसी तरह का मतलब इंट्रैक्शन तो होगा, लेकिन इंट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल होगा वो जीरो माना गया। कांस्टेंट पहले माना गया, उस कांस्टेंट को जीरो मान दिया गया सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को। दूसरा क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आया घूमते हुए तो किसी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जो एक दूसरे को धकेलना चाहेगा, उसको कंसीडर नहीं किया गया, माना गया कि वो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर 4-5 जो भी है ये मेन एजम्पशंस था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका सक्सेस था, क्या क्या फेलियर था, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट रह गया कि अगर उस मटेरियल पर, मेटल पर, जो कि हम इस मॉडल के अंतर्गत ला रहे हैं, अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो कितना होगा? तो इन द अब्सेंस ऑफ external electric field, थ्री बाई टू के टी भी जानते हैं, गैस मॉडल में पढ़ते थे, गैस के पास जो एसोसिएटेड एनर्जी होता है 3/2 के टी। अगर 1 डायमेंशन है तो 1/1/2 के टी है ना, और के टी होता था जब 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन के केस में 3/2 के टी। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मूव करने के लिए फ्री है, वो आज़ाद है, इसलिए उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो ये होगा, वो एट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन at absolute temperature T is given by this। इसका मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी एसोसिएटेड हुआ कितना होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होगा वो मोशन के कारण होगा, तो वो हमारे ये दोनों सेम होगा, हाफ एम। बोल रहे हैं ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा, क्योंकि एक पोटेंशियल के कारण तो जीरो हो रहा है, क्योंकि आप कंसीडर कर लेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब हम ये रिलेशन देख सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास एसोसिएटेड एनर्जी किसी तरह का बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना ये होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक मोशनल एनर्जी है, उस मोशनल एनर्जी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, पर वी थर्मल इज
थर्मल स्पीड। देखिए थर्मल स्पीड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास जो बॉन्ड को तोड़ करके वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कैसे निकला, क्योंकि आजू बाजू सराउंडिंग से जो हीट मिला होगा वो हीट सफिशिएंट मिला होगा कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन से के साथ जो बंधा हुआ है उसको तोड़ करके दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो इसलिए जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो किसके कारण हो रहा है, थर्मल एनर्जी के कारण हो रहा है, इसलिए उस स्पीड को थर्मल वेलोसिटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो फोर्स अगर काफ़ी होता तो वो इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता था वहाँ उस ऑर्बिट से और उसको मोशन दे सकता था। लेकिन हम कंडीशन लगा दिए हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा वो इतना होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, जीरो होगा, तो मान लिया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं गैस के मॉडल के आधार पर ये वो इतना होगा, दोनों चीज़ बराबर होगा तो ये हमारे पास। अब देखते हैं सक्सेस एंड फेलियर इस मॉडल का, ठीक। देखिए कुछ जो सक्सेस है वो उसको हम लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था और सिर्फ लैंग्वेज है, कहानी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। पहला सक्सेस क्या है, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। जो ओम्स लॉ हम जानते हैं कि वोल्टेज बनाने के साथ साथ करंट बढ़ता है मेटल का। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से घटता बढ़ता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से मेटल गर्म करेंगे ठंडा करेंगे, टेम्परेचर के साथ उसका किस तरह का रिलेशन है थर्मल कंडक्टिविटी का, उसको भी एक्सप्लेन किया। विडमैन फ्रेंच लॉ को भी उन्होंने इसको वेरीफाई किया था कि थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, जो कि प्रैक्टिकली देखा जा रहा था, उसको भी उन्होंने वेरीफाई कर दिया था। और लास्ट है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वाज आल्सो एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में से ऑप्टिकल मतलब लाइट के साथ हमारा संबंध होता है, तो जो हमारा मेटल में शाइनिंग होता है, लस्टर होता है, वो क्यों होता है, वो भी ये मॉडल समझाने में सफल रहा था। तो कुछ सफलता तो मिला, लेकिन कुछ बड़े और कुछ जैसे कि हम पहले देखते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें से फेलियर को देखते हैं। फेलियर में अभी 3-4 पॉइंट है, तो देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्वांटम इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी थी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को आने के बाद ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सका। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में कैसे चेंज होता है, इंसुलेटर में कैसे चेंज होता है। इससे मेटल में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी घटता था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एजिटेशन बढ़ जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में दूसरे टर्मिनल में उतना आसानी से नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगता था। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मटेरियल का घट जाता था। तो यहाँ पर मेटल के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन था, तो यहाँ पर सीधा रिलेशन था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सक रहा था इस थ्योरी से कि ऐसा क्यों हो रहा है। और स्पेसिफिसिटी जानते हैं और हीट कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सक रहा था कि मेटल में इस तरह से चीज़ें अलग अलग बिहेव क्यों कर रही है। और सुपर कंडक्टिविटी जो हमारा एक मेटल का खास प्रॉपर्टी है, खास टेम्परेचर के नीचे लाने पर हमारा जो रेसिस्टिविटी है मटेरियल का वो जीरो हो जाता था, कंडक्टिविटी हाई हो जाता था, इन्फानाइट हो जाता था। वो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम नहीं था इस थ्योरी के बेसिस पे, इस असम्पशंस के बेसिस पे। और
पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सक रहा था, जो कि मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ससेप्टिबिलिटी से जानते हैं आप लोग। तो ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना बेहतर मैग्नेटिक मटेरियल है, और उसका मेजरमेंट करने का पैरामीटर होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले हिस्से में जो आपके सिलेबस में भी है भी, तो उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ पॉइंट्स थे जहाँ जिन चीज़ों को हमारा फ्लूइड का मॉडल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मॉडल एक्सप्लेन करने में फेल रहा। तो ये मॉडल को देखें तो प्योरली एक कहानी बेस्ड है, इसमें ना तो मैथमेटिक्स है, लेकिन ये पूछा जाता है करीब 2 साल के अंतराल में। ये मॉडल को मैंने देखा है कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज वाले परीक्षा में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। हमारा अगला रहेगा समर फील्ड को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें ये कंप्लीटली क्लासिकल मॉडल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मान लिया गया कि एक परफेक्ट गैस की तरह है। तो ये क्लासिकल मॉडल है, और जिस तरह से है ना, तो लेकिन इसमें जो सब चीज़ों को उस समय क्वांटम मैकेनिक्स उसमें इंटरफेयर कर रहा था चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। समर फील्ड सोचा कि इसमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट को उठाते हैं तो चीज़ें शायद वो बेहतर हो जाए। जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है उनमें से कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके, इसलिए समर फील्ड ने इस पर एक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच किया। लेकिन फिर भी चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं, वो नेक्स्ट टॉपिक में